हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी एस सत्यरंजन साइन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं आपका सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल एग्जाम के रिलेटेड। जो भी हम आईडीटी पेपर में अमेंडमेंट आया था, बहुत सारा स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर अमेंडमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक कोई भी फैकल्टी नहीं कराए हैं। ठीक है, ओनली एग्जाम्पल वो समझा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं किए। तो इसीलिए हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी बहुत कम टाइम में हम 26 क्वेश्चन खत्म करेंगे, पूरा अमेंडमेंट रिलेटेड। ठीक है, पूरा अमेंडमेंट रिलेटेड 26 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट कवर होता है, तो वो 26 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे आज। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव रहेगा कि हम कम से कम टाइम में हम इसको कवर करेंगे। एंड ये तो अमेंडमेंट क्लास नहीं है कि आपको अमेंडमेंट समझाना है, हम अभी क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, हमारा मेन मोटिव रहेगा कि क्वेश्चन करना है, तो इसीलिए हम क्वेश्चन पूरा कवर कर लेंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड ये जो अमेंडमेंट सीट है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन सीट है, अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसको खत्म कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आपको ये सेव करेगा 20 से 30 मार्क। ठीक है, ये आपको सेव करेगा 20 से 30 मार्क, क्योंकि अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, 20 से 30 मार्क का आता है हर एग्जाम में। तो इसलिए इसको अगर आप कवर कर देते हैं तो आपका सेव हो जाएगा 20 से 30 मार्क। ठीक है, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, या हमारा कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, सब कुछ पूछ लीजिए, मेरा आंसर जल्दी से जल्दी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई देरी से। ठीक है, नोट तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जो भी चैप्टर में अमेंडमेंट आया है उसके रिलेटेड क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, हमारा पहला चैप्टर जो भी चार्ज ऑफ जीएसटी है, जहाँ पे हमारा जो भी एक आया था लेवी ऑफ जीएसटी में, ठीक है, उसके रिलेटेड एक जो कि था इको के रिलेटेड, और दूसरा एग्जाम्शन चैप्टर के रिलेटेड वो तो आता है। ठीक है, हर आता है उसके रिलेटेड। उसके बाद आईटीसी है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के रिलेटेड है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस रिटर्न। एंड चैप्टर में कितना क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, तो टोटल यहाँ पे आपका 26 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद है इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में एक क्वेश्चन है। रिफंड चैप्टर में 5 क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जो भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला वो चेंज हो गया है, तो इसलिए उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया है। एंड आपका कस्टम में एक आया था जो 2017 में पिछले साल या उसका पिछले साल में आया था, कॉन्सेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, तो उसके रिलेटेड बहुत सारा क्लारिफिकेशन आया है एंड एफएक्यू आया है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, 3 हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड उसमें टोटल दे दिया है। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी से पहले शुरू कर देते हैं आपका चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर शुरू कर देते हैं। एंड ये जो चार्ज ऑफ जीएसटी रहेगा, तो इसका पहले जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया है, बट ये क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत करता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आता है, इसमें आपका इको के रिलेटेड, ई कॉमर्स ऑपरेटर के रिलेटेड आता है, जो कि एग्जाम्शन चैप्टर के रिलेटेड है। एंड ये जो लेवी ऑफ जीएसटी चैप्टर के रिलेटेड है, दो दो चैप्टर को लिंक करके पूछता है, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है स्टूडेंट को, तो इसलिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है, डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रॉय, ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी मिस्टर रॉय का हम डिटरमाइन करेंगे, तो फॉलोइंग सर्विसेज वो प्रोवाइड किया है। तो पहले तो बाय हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हिमसेल्फ मींस खुद वो प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे हिमसेल्फ प्रोवाइड किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट accompanying belonging by non-AC contract carriage other than radio taxi for transportation of passengers, excluding tourism conducted tour, charter or hire or stage carriage other than air conditioned stage carriage। दूसरा है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट accompanying belonging by मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, इंक्लूडिंग ई रिक्शा। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है बाय खुद, तो वहां पे उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो या स्टेज कैरेज हो, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट accompanying belonging मीटर कैब एंड आपका ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। ठीक है, एग्जेम्पशन मिल जाता है अगर वो इंडिविजुअल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि खुद, अगर वो खुद प्रोवाइड करता है, यहाँ पे दिया है अगर वो खुद प्रोवाइड करता है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रॉय व्हेन ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज बाय हिमसेल्फ, एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर एंट्री नंबर 15 17 रेस्पेक्टिवली ऑफ द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। समझ आ गया, अगर खुद वो प्रोवाइड करेगा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट्स योर आंसर इफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर रॉय थ्रू एस्कार्ट, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर प्रोवाइड करेगा, तो वहां पे आप लोगों को पता होगा, तो वहां पे आरसीएन लग जाएगा। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे एस्कार्ट, वो टैक्स भरेगा। ठीक है, वो टैक्स भरेगा, यहाँ पे वही दिया है, यहाँ पे वही दिया है कि
tax liability of Mr. Roy when he provided the following services through his card e-commerce operator। अगर e-commerce operator के थ्रू प्रोवाइड करेगा तो वहां पे एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इसका जो की है उसके थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्स रेट लगेगा 5% या 12%, एंड यहाँ पे आईटीसी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड वहां पे इसका वो लाइबल हो जाएगा आरसीएम में, ठीक है, आरसीएम में लग जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि वो आपका जो भी नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में आ जाता है। एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पहले से है आपका नोटिफाइड सर्विसेज में, कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया है, बट इंपॉर्टेंट है अगर वो इंडिविजुअल खुद प्रोवाइड करेगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड करेगा तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं, क्या दिया है पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट है, फूड इज सप्लाइड बाय रॉड, एक रेस्टोरेंट है, थ्रू जिगी, जिगी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो वहां पे हु इज लायबल टू पे जीएसटी। तो यहाँ पे दिया है कि अगर कोई भी फूड सप्लाई कर रहा है आरओडी, रॉड, रॉड एक रेस्टोरेंट है, एंड किसके थ्रू वो प्रोवाइड कर रहा है, एक जिगी जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो प्रोवाइड कर रहा है। योर आंसर रिमेन सेम, अगर वो फूड सप्लाई कर रहा है रॉड रेस्टोरेंट लोकेटेड एट ए प्रीमाइसेस, जो कि प्रोवाइड कर रहा है होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ वैल्यू ऑफ ए यूनिट ऑफ अकोमोडेशन, जिसका टैरिफ वैल्यू कितना है, वो है पर डे 7500 से ज्यादा। अगर अकोमोडेशन का वैल्यू 7500 से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जो भी रेस्टोरेंट वो टैक्स भरेगा, क्योंकि वहां पे अकोमोडेशन का वैल्यू जो भी वो लोकेटेड प्रीमाइसेस में है, तो वहां पे अकोमोडेशन लिया है, तो उसका वैल्यू अगर पर डे 7500 से ज्यादा है तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे थ्रू जिगी, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो प्रोवाइड कर रहा है। तो पहला सिचुएशन पूछा है कि अगर वो फूड ओनली सप्लाई कर रहा है जिगी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम पहले देखेंगे। उसके बाद ये है पहला क्वेश्चन है, उसके बाद ये है आपका, ये है दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फूड सप्लाई कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वहां पे जिगी जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो टैक्स भरेगा अंडर आरसीएम, क्योंकि वो नोटिफाइड सर्विसेज में आ गया है, अमेंडेड है ये, क्योंकि पहले से नहीं था आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज, बट आपका आ गया है रेस्टोरेंट सर्विसेज नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 होती सीजीएसटी एक्ट में आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद रॉड रेस्टोरेंट इज लायबल टू पे जीएसटी, सेकंड सिचुएशन में अगर वो फूड सप्लाई कर रहा है थ्रू थ्रू किसके थ्रू, आपका जिगी जो कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो फूड सप्लाई कर रहा है, बट वो जहां पे भी लोकेटेड है जो भी प्रीमाइसेस में वो प्रोवाइड कर रहा है होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, जिसका डिक्लेयर्ड टैरिफ वैल्यू फॉर ए यूनिट ऑफ अकोमोडेशन 7500 से ज्यादा पड़ते, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो भी रेस्टोरेंट है वो पेबल होगा, करेगा जीएसटी। एंड वेयर रेस्टोरेंट इज लोकेटेड एट द प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ एनी यूनिट अकोमोडेशन अबव अगर 7500 पर डे से अगर ज्यादा होगा, इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा होगा, तो वहां पे वो कवर नहीं होगा अंडर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में, वो कवर नहीं होगा, ठीक है, वो कवर नहीं होगा। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो भी आपका एग्जामिनेशन चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है। तो एग्जामिनेशन चैप्टर में पहला क्वेश्चन देखेंगे, राकेश एक टूर ऑपरेटर चार्ज कंसिडरेशन 1 लाख फॉर प्रोवाइडिंग टूर ऑपरेटिंग सर्विसेज टू ए फॉरेन टूरिस्ट जोन। तो यहाँ पे राकेश एक टूर ऑपरेटर है एंड वो चार्ज कर रहा है कंसिडरेशन 1 लाख, किसके लिए, वो प्रोवाइड कर रहा है टूर ऑपरेटिंग सर्विसेज, किसको, एक फॉरेन टूरिस्ट जो कि है जॉन का। एंड डिटरमाइन करिए कि टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगा अगर वो पहला सिचुएशन में 3 डेज इंडिया में रहता है, 2 डेज श्रीलंका में रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आईजीएसटी एक्ट में कवर होता है, आईजीएसटी एक्ट का नोटिफिकेशन मेनली है। अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया का टूर ऑपरेटर अगर वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो जो टूर अगर आउटसाइड इंडिया में होगा, ठीक है, आउटसाइड अगर इंडिया में होगा तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर वो आउटसाइड इंडिया में होगा। बट इस बार से आया है क्या अमेंडमेंट की, अगर वो पार्शियली इंडिया में प्रोवाइड करता है, पार्शियली आउटसाइड इंडिया में प्रोवाइड करता है, तो वहां पे जो भी इंडिया के बाहर जो भी पार्शियली प्रोवाइड करता है सर्विसेज टूर ऑपरेटर इंडिया का, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। बट वो कैसे एग्जेम्पशन मिलेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, जो भी टोटल कंसिडरेशन है उसका 50% और जो भी प्रोपोर्शनेटली अमाउंट चार्ज किया है, जो भी बाहर है टूर ऑपरेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया है, तो वो प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहला सिचुएशन में देखेंगे एंड यहाँ पे प्रोविजन मेनली दे दिया जो कि मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोविजन में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दिया है कि सीरियल नंबर एंड पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट दे दिया है। तो पहला सिचुएशन अगर वो 3 डेज इंडिया में है एंड 2 डेज श्रीलंका में है, एंड यहाँ पे कंसिडरेशन कितना चार्ज किया है, कंसिडरेशन 1 लाख चार्ज किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 1 लाख कंसिडरेशन हमको चाहिए, इसका 50% लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू पूछा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है टैक्सेबल वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है, मींस जो भी टोटल कंसिडरेशन है, वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो भी है, उसमें से एग्जेम्पशन लेस कर देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कंसिडरेशन है 1 लाख है टोटल कंसिडरेशन, उसमें से हम लेस करेंगे जो कि हमको कैलकुलेशन करना है, जो कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला होगा जो भी 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन, तो यहाँ पे टोटल कंसिडरेशन है 1 लाख, उसका 50% ये फिक्स है, 50% फिक्स है।
एंड दूसरा है यहाँ पे जो भी 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, 1 लाख से टोटल यहाँ पे कितना दिन यहाँ पे वो टूर ऑपरेटिंग कर रहा है, यहाँ पे 3 डेज एंड यहाँ पे 2 डेज, तो यहाँ पे टोटल 5 डेज के लिए वो टूर ऑपरेटिंग सर्विसेज दे रहा है, तो नीचे रहेगा 5 एंड ऊपर रहेगा जो भी आउटसाइड इंडिया में, श्रीलंका आउटसाइड इंडिया, तो ऊपर रहेगा 2, ठीक है, ऊपर रहेगा 2, नीचे रहेगा 5 जो कि टोटल रहेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो कि आ जाएगा 40,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 50% जो कि आएगा 50,000 जो भी लोड होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी लोड होगा तो लोड ऑब्वियसली 40,000 होगा, तो टोटल 1 लाख से अगर 40,000 डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा जो कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज आ जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 को चलते हैं, यहाँ पे पूछा है, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। अगर वो 2 डेज इंडिया में है एंड 3 नाइट्स भूटान में है, भूटान भी आउटसाइड इंडिया में, तो अगर 2 डेज इंडिया में है 3 नाइट्स भूटान में है, तो वहां पे कितना होगा, तो सेम रहेगा, 2 डेज इंडिया में है 3 नाइट्स भूटान में है, तो टोटल कंसिडरेशन रखेंगे पहले जो कि 1 लाख है, उसमें से एग्जाम्पशन लेस कर देंगे, तो एग्जाम्पशन के लिए 50% ऑफ द 1 लाख जो कि होगा 50,000 एंड दूसरा रहेगा 1 लाख, बट यहाँ पे भूटान आउटसाइड इंडिया में कितना दिन रहा है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया में कितना दिन स्टे किया है, तो वो ऊपर रहेगा, हर टाइम ऊपर रहेगा, क्या रहेगा, कंफ्यूजन यहाँ पे मत होना, जो भी आउटसाइड इंडिया में है ना उसके लिए एग्जेम्पशन मिलता है, तो उसके लिए वो ऊपर रहेगा, तो ऊपर रहेगा 3, नीचे रहेगा 5, तो यहाँ पे 60,000 आ रहा है, तो इसमें से लोड वाला कौन सा होगा, तो लोड वाला होगा यहाँ पे 50,000, तो 50,000 डिडक्ट होगा, तो वाला जो भी 50,000 वो टैक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे और एक सिचुएशन दिया है, और एक सिचुएशन यहाँ पे दिया है कि 2.5 डेज इंडिया में है, 3 डेज नेपाल में है, ठीक है, 2.5 डेज इंडिया में है, 3 डेज नेपाल में है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 2.5 डेज इंडिया में है, 3 डेज नेपाल में है, तो टोटल कंसिडरेशन चार्ज हुआ है 1 लाख, उसमें से एग्जाम्पशन अवेलेबल लोअर ऑफ द फॉलोइंग देखेंगे, तो पहला 50% ऑफ द 1 लाख जो कि 50,000 है, दूसरा रहेगा ऊपर रहेगा जो भी नेपाल में रहा है, तो नेपाल में रहा है 3 डेज, नीचे रहेगा टोटल 3 प्लस 2.5 जो कि रहेगा 5.5 रहेगा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 54,545, तो लोअर कौन सा होगा, लोअर होगा ऑब्वियसली यहाँ पे 50,000 होगा, तो डिडक्ट होने के बाद 50,000 यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज यहाँ पे आ जाएगा आपका, कितना आएगा 50,000। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है देख लेते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू जनरल पब्लिक ड्यूरिंग द मंथ एंडेड 30 सितंबर 2022 में ये सब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था पहले जो भी सर्विसेज देता था सेल वाला सर्विसेज, तो वहां पे अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता था एग्जेम्पशन मिल जाता था, जैसे स्पीड पोस्ट सर्विसेज, एक्सप्रेस पार्सल, एजेंसी सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी एग्जेम्पशन नहीं है, अभी आपको मिलेगा एग्जेम्पशन किसके रिलेटेड बोलो, आपका एक पोस्ट कार्ड है, नॉर्मल जो भी पोस्ट है जिसका एनवलप का वैल्यू है 10 ग्राम से कम है एंड इनलैंड लेटर है, ठीक है, एंड पोस्ट कार्ड है, तो वहां पर एग्जेम्पशन मिलेगा, उसको छोड़कर और कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप याद रखिए यही चारों, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर है एंड नॉर्मल जो भी आपका रहेगा नॉर्मल पोस्ट है जिसका एनवलप का वैल्यू 10 ग्राम से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, बुक पोस्ट और एक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी देगा पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट जहाँ पे एनवलप का वेट 10 ग्राम से कम है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या सर्विसेज दिया है, तो यहाँ पे दे दिया है कि सर्विसेज रेंडर दे दिया है एंड रुपीज इन लाख दे दिया है, तो चलो देख लेते हैं क्या क्या सर्विसेज है। पहला है बेसिक मेल सर्विसेज बाय पोस्ट कार्ड इनलैंड लेटर, तो यहाँ पे अभी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा आपका क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा, ठीक है, अमाउंट रहेगा, तो यहाँ पे नील हो जाएगा अमाउंट क्योंकि एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, तो यहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, मनी ऑर्डर के थ्रू अगर ट्रांसफर करोगे तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे दे दिया है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज है 200 है, तो ये भी कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्सेबल हो जाएगा, 200 है, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड बॉन्ड एंड पासपोर्ट एप्लीकेशन, तो पासपोर्ट एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड बॉन्ड के ऊपर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है इश्यूएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, तो यहाँ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पे कोई भी ऐसे एग्जेम्पशन नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो अगर यूटिलिटी अगर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर बैंक यहाँ पे कलेक्ट करेगा पोस्ट ऑफिस तो यहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद स्पीड पोस्ट सर्विसेज पहले एग्जेम्पशन था बट अभी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, अभी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है एक्सप्रेस पार्सल, वो पहले एग्जेम्पशन था बट अभी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है देख लेते हैं, compute the value of taxable value of the Department of Post Office Services provide किया है। Note, time of supply for all the aforesaid cases fall during the month ended 30th September 2022, तो यहाँ पे दे दिया है value of services डिटरमाइन करना है एंड यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई उसी मंथ में आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सर्विस चार्जेस स्टेटेड अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जो भी सर्विस चार्जेस है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है एंड वेयरएवर एप्लीकेबल,
The above exemption falls under the purview of the notification number 12/2017, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं क्या क्या एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है, क्या क्या एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंप्यूट करेंगे। पर्टिकुलर्स दे दिया एंड यहाँ पे रुपीस दे दिया है। तो पहला है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू वेरियस इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय BRAC अप्रूव्ड बायो इंक्यूबेटर टू इंक्यूबेटी। तो यहाँ पे इंक्यूबेटर एंड इंक्यूबेटी जो भी सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। हम एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़े हैं, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रोपवे। तो यहाँ पे रोपवे के थ्रू कोई भी ऐसे एग्जेम्पशन नहीं है, तो इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हसन चौक पोस्ट ऑफिस टू वेरियस इंडिविजुअल को यहाँ पे एक्सप्रेस पार्सल सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अमाउंट चार्ज डॉट नॉट एक्सीड 5000 इन एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्जेम्पशन अभी हट गया है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सर्विसेज बाय वेब ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस ऑफ द रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल। तो पहले रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल के लिए रेल एंड वेसल को एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी इस साल से एग्जेम्पशन हट गया है, तो यहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रीन होटल फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर यूनिट ऑफ अकोमोडेशन बिलो रुपीज 1500 पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे बिलों को काट दीजिए, तो यहाँ पे वो मेनली चार्ज कर रहा है ग्रीन होटल, वो रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पज के लिए 1500 पर डे चार्ज कर रहा है। तो पहले था 1500 पर डे या उससे 1500 पर डे, उससे कम अगर होता तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी ये एग्जेम्पशन हट गया है, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सर्विसेज बाय ऑफ स्टोरेज ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ जैगरी। तो पहले था जैगरी एंड बहुत सारा स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग के ऊपर बहुत सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी जैगरी के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। आपका पल्सेस है, वेजिटेबल्स है एंड सीरियल्स है, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलेगा, उसको छोड़कर अभी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, अभी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे दिया है freight collected for transporting small consignment for persons who paid less than 750 for each consignment। तो हम पढ़े थे इन आपका एग्जेम्पशन चैप्टर में, वहां पे consignment अगर उसका वैल्यू 1500 से कम होगा एंड अगर सिंगल कॉन्साइन उसका वैल्यू अगर 750 से कम होगा, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था एंड ये जीटीओ को एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी ये एग्जेम्पशन हट गया है, तो अभी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, अभी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है freight collected for transporting goods in small vehicle of persons who paid less than 1500 for trip। तो यहाँ पे भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्जेम्पशन हट गया है, ठीक है। उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मिस्टर दीपक एंड इंश्योरर। तो इंश्योरर को जो भी पहले था IRDA जो भी सर्विसेज देता था, एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क टू द यूपी स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो पहले जीएसटी जो भी सर्विसेज देता था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वो अभी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट सारी जो भी सर्विसेज टू मिस्टर अरोरा, एक फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो पहले जो भी सर्विसेज देता था टेस्टिंग या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई करते थे फूड बिजनेस ऑपरेटर किसको फसाई को, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी वो एग्जेम्पशन हट गया है, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फ्यूमिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गुप्ता टू मिस्टर श्याम। तो फ्यूमिगेशन सर्विसेज ऑफ वेयरहाउसिंग, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्पशन उसके ऊपर हट गया है। उसके बाद स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल सर्विसेज, तो उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन था, वो हट गया है, ठीक है। उसके बाद है कोड ब्लड बैंक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड कोड ब्लड बैंक ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, तो वहां पे एग्जेम्पशन था, बट अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट सर्विसेज बाय एक्स प्राइवेट लिमिटेड टू आमियो हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो भी डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो सर्विसेज देते थे, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाता था, बट अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, अभी वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है रेंटिंग ऑफ रूम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय केयर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे रूम चार्जेस पर डे 6000। तो यहाँ पे रूम सर्विसेज अगर प्रोवाइड करेगा रेंटिंग सर्विसेज, तो वहाँ पे 5000 या उससे कम अगर होगा एग्जेम्पशन मिलेगा, उससे अगर ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा, इस वजह से अमेंडमेंट आया है। अगर वो ICU, CCU या ICCCU या आपका NICU, तो वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होगा, बट यहाँ 5000 से ज्यादा पर डे वो चार्ज कर रहा है, तो इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है रेंटिंग ऑफ रूम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्मार्ट हॉस्पिटल रूम चार्जेस पर डे 4000। तो यहाँ स्मार्ट हॉस्पिटल वो रूम चार्जेस 4000 ले रहा है, जो कि 5000 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद है रेंटिंग ऑफ
रूम सर्विसेज फॉर आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए वो चार्जेस कर रहा है पर 20,000 है। तो आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू या सीसीयू या आपका एनआईसीयू, तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में 2 पॉइंट है, इसको देख लेते हैं कौन सा वाला है, लास्ट में थर्ड फोर्थ। तो ये दोनों एग्जेम्पशन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों एग्जेम्पशन हो जाएगा। इसका अमाउंट नील रहेगा, ठीक है, इसका अमाउंट नील रहेगा एंड इसका अमाउंट भी नील रहेगा, ठीक है, इसका अमाउंट नील रहेगा, ठीक। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके बाद है यहाँ पे आप भी करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद है सर्विसेज बाय ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स कल्चर बाय मिस्टर साहब। तो यहाँ पे देखे थे नया एक पॉइंट आया है, अगर इंडिविजुअल कोई भी ट्रेनिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड करेगा या चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इंडिविजुअल वाला पॉइंट नया आया था, तो यहाँ पे मिस्टर श्याम है, इंडिविजुअल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद है फी चार्ज फॉर इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय जोफ्रा पब्लिक स्कूल टू द लिविंग और एक्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड करेंगे जो भी फी चार्ज करेंगे, तो उसके लिए भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये एक नोटिफिकेशन आया था, तो यहाँ पे ये चारों एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, प्रिंटिंग सही से नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एग्जेम्पशन हो जाएगा। एंड चौथा तो यहाँ पे एग्जेम्पशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। Mr. X, the owner of a residential building in a commercial locality, furnishes the following information relating to the said building for the month of जून 2023 के लिए वो प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया है, एरिया ऑफ बिल्डिंग दे दिया है एंड पर्टिकुलर दे दिया है। तो पहला पॉइंट में दिया है बेसमेंट, तो जो भी उसका बेसमेंट है वो लीज दिया है मिस्टर बी को, जो कि होलसेलर है, फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 2,40,000 है। मिस्टर बी यूजेस 150 ऑफ द बेसमेंट फॉर हिज ऑफिस एंड रिमेनिंग पर्सन आज ए गोडाउन फॉर स्टोरेज ऑफ मर्केंडाइज, गुड स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो लीज को लीज में दे दिया मिस्टर बी को, तो वो बी होलसेलर है एंड उसको यूज कर रहा है फॉर कमर्शियल पर्पज के लिए, ऑफिस एंड रिमेनिंग फॉर गोडाउन के लिए। तो यहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। आपका रेंटिंग के रिलेटेड एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कब एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर आप कोई भी ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं एंड वो उसको रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं एंड वो उसको रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद एक ग्राउंड फ्लोर है जो कि रेंट में दिया है मिस्टर सी को, जो ऑन रजिस्टर्ड पर्सन है, फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 60,000। मिस्टर सी यूजेस द सेम फॉर रेजिडेंस, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर को वो रेंट में दे रहा है पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, मीन्स रजिस्टर है, फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 40,000 है, ठीक है, 40,000 मंथली रेंट। तो यहाँ पे हम मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये मंथली जून मंथ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम जून मंथ का ही लेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वो 40,000 पर मंथ दे रहा है, दे यूज दी सेम फॉर गेस्ट हाउस फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द रेसिडेंशियल पर्पस, तो यहाँ पे वो गेस्ट हाउस के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ये टैक्सेबल बन जाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कंपनी को दे रहा है, बट यहाँ पे टैक्सेबल तो बनेगा, बट आरसीएम लगेगा। वो जो कंपनी वो टैक्स भरेगा, इसको नहीं भरने के लिए पड़ेगा, ठीक है, उसको कोई भी नहीं देना पड़ेगा टैक्सेस, ठीक है, आरसीएम लगेगा। उसके बाद है लार्ज वैकेंट लैंड इन दी बैकवर्ड, तो यहाँ पे लार्ज वैकेंट लैंड है, बैकवर्ड में है, तो वो गिवन रेंट में दिया है 5,40,000 है, फॉर मंथ टू पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को दिया है मिस्टर ई को, एंड हु सेट अप ए पार्किंग फैसिलिटी ऑन दी सेड लैंड। तो यहाँ पे अगर मिस्टर ई को दे रहे हैं एंड वो पार्किंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाएगा, कोई भी ऐसे एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसे एग्जेम्पशन नहीं है। चलो ये नया वाला है ना, दिक्कत कर रहा है। चलो उसके बाद है नेक्स्ट जाएंगे, टेरेस को क्या किया है, टेरेस को वो गिवन ऑन लीज दिया है मंथली रेंट 5,40,000 टू मिस्टर यूनिवर्स कम्युनिकेशंस फॉर इरेक्टिंग एंड मेंटेनिंग ए मोबाइल कम्युनिकेशन टावर। तो मोबाइल कम्युनिकेशन टावर के रिलेटेड याद आ रहा है, तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि इरेक्शन के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन टावर के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, बट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, कोई भी ऐसे एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसे एग्जेम्पशन नहीं है। चलो तो यहाँ पे हो गया है टोटल। तो यहाँ पे कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ जून के लिए, एंड सेपरेट रेंट या लीज डीड एग्जीक्यूटेड हुआ है फॉर ईच फ्लोर के लिए, अलग अलग रेंट डीड है, अलग अलग से बैक इन लैंड गिवन ऑन लीज और रेंट में दिया है, रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग बैक इन लैंड एंड टेरेस इज रिसीव फर्स्ट डे ऑफ द ईच मंथ, फर्स्ट डे में वो रिसीव कर रहा है। व्हेनेवर एप्लीकेबल जीएसटी इज इंक्लूडेड इन द रेंट रिसीट्स, तो यहाँ पे अगर कहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा तो वहाँ पे जीएसटी इंक्लूड होगा, बट यहाँ पे पूछा है कि ओनली वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, जीएसटी का रेट नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे जीएसटी का बारे में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं, क्या दिया है, वेरियस स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज या गवर्नमेंट
गवर्नमेंटल नोडल एजेंसीज क्वालिफाइड एज ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी, वो जो कि है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एजेंसीज है, सिटी डेवलपमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट कंट्रोल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट ओन पावर यूटिलिटीज है, स्टेट ओन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बॉडीज है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, पीएसयू है एंड आपका अथॉरिटीज है, ये सब प्योर सर्विसेज या सप्लाई ऑफ कंपोजिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका वैल्यू ऑफ गुड्स वो एक्सीड नहीं किया है 25%। टू किसको दे रहे हैं, टू दे रहे हैं ये ऊपर वाला जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज वो दे रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट एंटिटीज को दे रहे हैं इन रिलेशन टू दी फंक्शन entrusted टू पंचायत अंडर आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इन रिलेशन टू द फंक्शन entrusted टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 243W के तहत वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। मेनली यहाँ पे आपका जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज, गवर्नमेंट आपका अथॉरिटीज वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका गवर्नमेंट एंटिटीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कौन सा सर्विसेज है, जो कि प्योर लेबर सर्विसेज है। दूसरा कंपोजिट सर्विसेज है जिसमें गुड्स का जो भी परसेंटेज वो 25% से कम है एंड ये किसके रिलेटेड है, आपका जो भी आर्टिकल नंबर 243G एंड 243W के रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्शन था बट अभी एग्जाम्शन नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इस बार से एग्जाम्शन नहीं है, इसको घुमा के पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि टैक्सेबल होगा क्या, यस एग्जाम्शन अंडर जो भी था एंट्री नंबर 3 एंड 3 है वो विड्रॉ हो गया है, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। उसके बाद आईटीसी चैप्टर को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर अशोक वो रजिस्टर सप्लायर है ऑफ हार्डवेयर पार्ट सप्लाइड गुड्स वर्थ 1,68,000 वो गुड्स सप्लाई कर रहा है इंक्लूसिव ऑफ सीजीएसटी 9,000 एंड एसजीएसटी 9,000। मींस यहाँ पे एक्चुअली अगर वैल्यू देखें, वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू कितना है, ये है 1,50,000 वैल्यू है एंड जीएसटी है, जीएसटी है 18,000 है जीएसटी, ठीक है, 18,000 है जीएसटी इसमें, ठीक है। उसके बाद है टू मिस्टर साहा ट्रेडर ऑर्डर फॉरवर्ड चार्ज में वो प्रोवाइड की है 14 दिसंबर 2022 को। और टैक्स इनवॉइस वाज आल्सो इशू सेम डेट, उसके लिए टैक्स इनवॉइस भी वो सेम डेट में इशू कर दिए हैं। बट मेसर साहा ट्रेडर फेल टू मेक पेमेंट फॉर सच सप्लाई, बट यहाँ पे साहा ट्रेडर जो भी रेसिपिएंट है वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर एंड अवेल आईटीसी, बट आईटीसी अवेल कर दिए 18,000 आईटीसी अवेल कर दिए ऑन 20 जनवरी 2023। सच अवेल आईटीसी इज यूटिलाइज फॉर द जीएसटी लायबिलिटी, मार्च 2023 में उसको वो यूटिलाइज भी कर दिए हैं। वेदर मेसर्स साहा ट्रेडर इज एलिजिबल टू अवेल आईटीसी और सच सप्लाई, तो यहाँ पे वो अवेल कर पाएंगे क्या, तो हम पढ़े थे अगर आप आईटीसी क्लेम करते हैं तो उसके लिए रिसीव करना पड़ेगा, मींस जो भी रेसिपिएंट को पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी कंसिडरेशन अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा 180 डेज के अंदर, किससे, जो भी डेट ऑफ इनवॉइस से। तो डेट ऑफ इनवॉइस अगर देखेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस आपका ये है, डेट ऑफ इनवॉइस कब है, यहाँ पे ये है डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। ये डेट ऑफ इनवॉइस से 6 मंथ के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि 180 डेज के अंदर। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वहां पे रिवर्स हो जाएगा एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। बाद में अगर रीपेमेंट कर देता है तो वहां पे अवेल हो जाएगा, उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये मेनली इनवॉइस ये है, इनवॉइस डेट इसका 6 मंथ देख लेते हैं, ठीक है, 6 मंथ देख लेते हैं कब होगा। तो यहाँ पे आंसर है, तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेनली आईटीसी वो यूटिलाइज किया है इस दिन 18,000 का अवेल किया है एंड डेट ऑफ इनवॉइस है 14 दिसंबर 2022। तो इसका 180 डेज कब खत्म होगा, 12 जून 2023। तो इसके अंदर वो अगर पेमेंट नहीं करता है, तो अगर देखें यहाँ पे वो बोला है कि पेमेंट नहीं किया है बट यूटिलाइज कर दिया है, तो यहाँ पे ये डेट के अंदर अगर वो पेमेंट कर देता है 12 जून 2023, तो वहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर वो नहीं पेमेंट करता है तो वहां पे इंटरेस्ट लग जाएगा एंड रिवर्स भी हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट लग जाएगा एंड रिवर्स भी हो जाएगा। अगर नहीं वो पेमेंट करता है 18,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कब से लगेगा, जिस दिन वो अवेल कर रहा है 20 जनवरी 2023 से लगेगा एंड अप टू दी यूटिलाइजेशन, ठीक है, जब वो यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है, उसका जो भी ड्यू डेट देखेंगे, ठीक है, यूटिलाइजेशन जब करता है उसका ड्यू डेट तक देखेंगे। तो यूटिलाइजेशन वो कर रहा है, कब कर रहा है, मार्च मंथ में वो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहा है मार्च 2023 में, उसका ड्यू डेट देखें तो ड्यू डेट है 20 अप्रैल 2023। तो ये डेट तक उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो वो कब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, जब वो 6 मंथ खत्म हो जाएगा। 6 मंथ खत्म होता है आपका 12 जून 2023 में। उसका ड्यू डेट कब आएगा, तो उसका ड्यू डेट अगर देखेंगे वो होगा 20 जुलाई 2023, क्योंकि ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख में आता है, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा ये पीरियड के लिए। ये जो पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, बट कब ऐड होगा, ये पीरियड दिन वो ऐड होगा, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे 91 डेज के लिए 18,000 के ऊपर एंड यहाँ पे 18% लगेगा। तो इंटरेस्ट अगर वो नहीं पेमेंट करता है 12 जून 2023, तो वहां पे इंटरेस्ट 808 रुपीज ऐड हो जाएगा। तो टोटल उसको देना पड़ेगा 18,808 रुपीज उसको देना पड़ेगा, ठीक है।
अगर वो पेमेंट नहीं करता है 12 जून 2023 में, अगर वो पेमेंट नहीं करता है, ठीक है। उसको चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो यहाँ पे XYZ लिमिटेड वो एंगेज किसमें है, मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल गुड्स में। एंड वो कंप्यूट करिए कि आईटीसी कितना अवेलेबल होगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए, कितना आईटीसी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, इनवर्ड सप्लाई दे दिया है, जीएसटी दे दिया है, रिमार्क्स दे दिया है। तो इनपुट ए जो कि 1 लाख का है, वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल 10,000 इज मिसिंग। तो यहाँ पे 10,000 का इनवॉइस अगर मिसिंग होगा तो वहां पे ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 17 सेक्शन 5। तो यहाँ पे 10,000 को छोड़कर बाकी जो भी 90,000 के ऊपर यहाँ पे आईटीसी उसको मिल जाएगा, ठीक है, आईटीसी उसको मिल जाएगा। उसके बाद है इनपुट बी जो कि 50,000 का है। इनपुट आर रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ है अक्टूबर में, सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो जब सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तब क्या अवेल होगा, क्योंकि जब इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं तो वहां पे लास्ट इंस्टॉलमेंट जब फाइनल इंस्टॉलमेंट या लास्ट इंस्टॉलमेंट जब रिसीव होगा तभी उसको अवेल होगा। तो यहाँ पे आईटीसी उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद कैपिटल गुड्स 1,20,000 जो कि कैपिटलाइज हो गया है एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी क्लेम हो गया है, तो दोनों अवेल नहीं होगा। आईटीसी मिलेगा नहीं तो डेप्रिसिएशन, दोनों नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका है, आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है इनपुट सर्विसेज से 2,25,000 है। वन इनवॉइस डेटेड 20 January 2022 on which GST payable 50,000 has been received in October 2023। तो यहाँ पे इनपुट सर्विसेज 2,25,000 एक इनवॉइस है जिसका वैल्यू है 50,000 का, जो कि इशू हुआ है 20 January 2022 में एंड उसके लिए वो पेमेंट कर रहा है यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहा है अक्टूबर 2023 में। तो अक्टूबर 2023 में वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो 50,000 एंड हैज बीन रिसीव्ड अक्टूबर 2023 में। हम देखे थे इनवॉइस उसको रिसीव करना पड़ेगा मैक्सिमम कब तक वो क्लेम कर सकता है, जो भी रहेगा एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट एंड दूसरा रहेगा 30 क्या रहेगा 30 नवंबर। 30 नवंबर आपका अमेंडमेंट आया है, ठीक है, 30 नवंबर आपका अमेंडमेंट आया है। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है। तो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट यहाँ पे दिया है क्या, ऑल द कंडीशन अवेलिंग फॉर आईटीसी फुलफिल। अगर दिया होगा तो उसको लेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर लेंगे। एबीसी लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है एंड एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वाज फाइल्ड 15 सितंबर 2023। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट एक डेट है एंड दूसरा डेट है 30 नवंबर 2023, ठीक है। ये दोनों में जो भी अर्लियर होगा तब तक उसको यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। तो अर्लियर ऑब्वियसली ये वाला रहेगा, ठीक है, 15 सितंबर तक उसको रिसीव करना पड़ेगा, बट रिसीव कर रहा है अक्टूबर में रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए ये जो 50,000 के रिलेटेड आईटीसी नहीं मिलेगा। बैलेंस जो भी है इसमें से 50,000 डिडक्ट करके जो भी बैलेंस वो आईटीसी अप्रूव हो जाएगा। तो कितना रहेगा 2,25,000 माइनस 50,000, तो ये आ जाएगा 1,75,000, ठीक है, 1,75,000 आ जाएगा। समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है एबीसी लिमिटेड परचेज गुड्स 5 लाख का वो परचेज कर रहा है गुड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी 9% इस जीएसटी एसजीएसटी है, टोटल 18% है। अंडर कवर ऑफ द इनवॉइस डेटेड 25 दिसंबर 2022 में वो इनवॉइस इशू किया है एंड द कंपनी मेड पेमेंट टू द सप्लायर ऑन द सेम डेट। उसी दिन में वो पेमेंट कर देता है, मींस जिस दिन इनवॉइस इशू होता है उसी दिन पेमेंट हो जाता है। उसके बाद है सिंस देयर वाज अ डाउट रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ द टैक्स क्रेडिट ऑन सच इनपुट द कंपनी डिड नॉट मेक एनी आईटीसी एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे कंपनी को डाउट होता है कि यहाँ पे आईटीसी अवेल होगा या नहीं होगा, तो इसलिए वो आईटीसी क्लेम नहीं किया है, ठीक है। दी कंपनी ऑब्टेन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम ए लीगल कंसल्टेंट हु ओपन दैट गुड्स वर एलिजिबल एज इनपुट्स। तो यहाँ पे एक कंसल्टेंट से वो क्या कर रहा है, ओपिनियन ले रहा है कि वो जो कंसल्टेंट बोल रहा है कि यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा आईटीसी के लिए एंड द ओपिनियन वाज रिसीव कर रहा है कब 5 मई 2023 में ओपिनियन रिसीव कर रहा है। द कंपनी नाउ वांट्स टू अवेल आईटीसी फॉर सच आईटीसी इनपुट के ऊपर आईटीसी क्लेम करना चाहता है कंपनी। अभी कैन इट डू सो, तो वो कर पाएगा क्या। द कंपनी फाइल द एनुअल रिटर्न का 2022-23 के लिए 12 अगस्त 2023 में वो एनुअल रिटर्न फाइल करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप फाइल कर सकते हैं जो भी रहेगा एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट, दूसरा रहेगा आपका 30 नवंबर नेक्स्ट ईयर का 30 नवंबर। तो यहाँ पे एक ये 12 जो भी एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट 12 अगस्त 2023 एंड दूसरा रहेगा और रहेगा 30 नवंबर 2023 व्हिच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर यहाँ पे ये वाला डेट रहेगा, तो ये वाला डेट तक वो अपील कर पाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे वो कब चाहता है अपील करने के लिए, वो चाहता है कि अपील करने के लिए ये ओपिनियन रिसीव कर रहा है 5 मई 2023 में। तो यहाँ पे कब वो अपील करना चाहता है, नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वो अपील कर सकता है 12 अगस्त 2023 तक वो अपील कर सकता है, ठीक है, अपील कर सकता है 12 आपका अगस्त 2023 तक वो अपील कर सकता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन चैप्टर। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक क्वेश्चन है डिटरमाइन व्हेन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इनिशिएट बाय द प्रॉपर ऑफिसर। कब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए वो इनिशिएट करेगा।
मीन्स कैंसिल कब करेगा रजिस्ट्रेशन। तो टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, वो आप कर रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न जीएसटीआर फॉर 30 अप्रैल। तो वो एनुअल रिटर्न चाहते हैं 30 अप्रैल तक फाइल करने के लिए। तो हम पढ़े थे अगर अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम वो आप करता है तो वहां पे जब वो उसका क्वार्टर एंडिंग हो जाता है तो उसका 3 मंथ के अंदर अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो वो एनुअल रिटर्न 30 अप्रैल में फाइल करता है, जो भी उसका ड्यू डेट 30 अप्रैल में वो फाइल करता है, उसका 3 मंथ मीन्स यहाँ पे 3 मंथ ऐड कर देंगे, जो भी रहेगा आपका 31 जुलाई, ठीक है, मई जून जुलाई, 31 जुलाई 2023 तक उसके पास टाइम है। अगर वो नहीं फाइल करता है तो वहां पे कैंसिल हो जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे वही दिया है, अगर वो फाइल नहीं करता है जीएसटीआर फॉर अप टू 31 जुलाई 2023 तो वहां पे कैंसिलेशन हो जाएगा। नया इस बार आया है अमेंडमेंट इसके रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है डेल लिमिटेड रजिस्टर्ड एमपी मध्य प्रदेश में है एंड वो ऑफ कर रहा है क्यूआरएमपी स्कीम एंड वो जीएसटीआर 3 फाइल नहीं किया है फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए ड्यू डेट है 22 अक्टूबर, वो फाइल नहीं किया है एंड फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 2023 के लिए जो भी ड्यू डेट है 22 जनवरी, वो अभी तक वो 2 क्वार्टर का अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो वहां पे जो भी हम डेफिनेशन देखे थे कॉन्टिन्यूस टैक्स पीरियड, तो उसमें आ जाएगा अगर कोई भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो उसके लिए 2 क्वार्टर का अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे वही दिया है कब से वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उसका ड्यू डेट जब से है 22 जनवरी 2024 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि प्रो लिमिटेड रजिस्टर इन यूपी एंड ऑप्टेड फॉर मंथली फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड नॉट फाइल रिटर्न फॉर जून टू नवंबर, ड्यू डेट है 20 दिसंबर। तो यहाँ पे अगर कोई भी नॉर्मल रिटर्न जो भी फाइल करता है तो उसके लिए 6 मंथ का अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता है कॉन्टिन्यूसली, तो यहाँ पे जून से नवंबर 2023 ये 6 मंथ का कॉन्टिन्यूसली आ जाता है, तो इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। 20 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर को चलते हैं, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर को चलते हैं। क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि जीएसटी 3B जुलाई 2022 टोटल टैक्स लायबिलिटी दे दिया है, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दे दिया है एंड बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दे दिया है। तो यहाँ पे जीएसटी 3B फॉर जुलाई 2023 10 लाख था टोटल टैक्स लायबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 4 लाख एंड बैलेंस 6 लाख, जो कि यहाँ पे कैश लेजर से दिया जाएगा, जो कि जुलाई मंथ के लिए ड्यू डेट होगा 20 अगस्त 2022। उसके बाद जीएसटी 3B फॉर अगस्त मंथ के लिए 8 लाख था, टोटल टैक्स लायबिलिटी 5 लाख है। आपका क्या रहेगा, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है एंड 9 लाख यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि ये मेनली इलस्ट्रेशन जैसा है। बट अगर देखेंगे टोटल इतना था 10 लाख था, इसमें से हम 4 लाख यहाँ से दे दिए, बैलेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देना ही पड़ता है हमको नॉर्मल, क्योंकि कैश में देना पड़ता है। यहाँ पे भी वही 8 लाख था देने के लिए, 5 लाख ऑलरेडी यूटिलाइज हो जाएगा, बैलेंस जो भी 3 लाख है इसके साथ 8 हो जाएगा, तो टोटल 9 लाख हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सितंबर मंथ के लिए 5 लाख था, 1 लाख है, बाकी 4 लाख इसके साथ 8 हो जाएगा, ठीक है। बट वो पेमेंट कब कर रहा है, पेमेंट कर रहा है जीएसटी 3B के लिए नहीं, रिटर्न हाउएवर जीएसटी 3B फाइल कर रहा है 5 जनवरी 2023 को, मींस यहाँ पे लेट में रिटर्न फाइल करता है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट आ गया है कि पहले से भी था, अगर रिटर्न लेट में फाइल करेगा तो वहां पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट के ऊपर लगेगा, तो इंटरेस्ट यहाँ पे ये रिटर्न नहीं फाइल किया है तो इसलिए इंटरेस्ट लग जाएगा ओनली जो भी कैश लेजर में है, नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा जो भी कैश लेजर में है, ठीक है, जो भी कैश लेजर में है। अगर वो लेट में पेमेंट करता है तो वहां पे टोटल अमाउंट के ऊपर लग जाएगा इंटरेस्ट, बट यहाँ पे वो लेट में पेमेंट किया है, रिटर्न फाइल किया है, तो इसलिए ये अमाउंट के ऊपर लग जाएगा, ठीक है, ये अमाउंट के लिए लग जाएगा। तो फर्स्ट ईयर ये 6 लाख के ऊपर लग जाएगा, फर्स्ट ईयर यहाँ पे वही 18% लग जाएगा एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वो देना पड़ेगा एंड उसके ऊपर ही लगेगा, ठीक है। तो पहले 6 लाख के ऊपर लग जाएगा एंड यहाँ पे सेकेंड मंथ में इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं एकदम पूरा, तो सेकेंड मंथ में जो भी बैलेंस यहाँ पे 3 लाख के ऊपर लग जाएगा सेकेंड मंथ में एंड थर्ड मंथ में लग जाएगा यहाँ पे 4 लाख के ऊपर लग जाएगा। बट यहाँ पे जो भी दिक्कत का बात है, ये जो पीरियड क्या रहेगा, तो पीरियड रहेगा जो भी इसका ड्यू डेट है, ठीक है, जुलाई मंथ का ड्यू डेट है 20 अगस्त 2022, तो उसका नेक्स्ट डे जो कि है 21 अगस्त 2022 से लेकर जो कि जब वो एक्चुअली रिटर्न फाइल करता है 1 जनवरी 2023 तक, ये पीरियड के लिए 130 डेज के लिए इंटरेस्ट लग जाएगा, जो कि आ जाएगा 39,649, ठीक है। उसका सेकंड में वही होगा, इसका ड्यू डेट है अगस्त मंथ का ड्यू डेट है 20 सितंबर, उसका नेक्स्ट डे है 21 सितंबर से लेकर जब वो रिटर्न एक्चुअली फाइल किया है। उसके बाद इसका ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2022, बट उसका नेक्स्ट डे जो कि है 21 अक्टूबर 2022 से लेकर जब वो एक्चुअली रिटर्न फाइल करता है उस पीरियड के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं, ये जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर का। PQL Limited have filed their GST 3B return for the month of August within the due date, जो कि है 20 सितंबर 2022। तो यहाँ पे GST 3B फॉर अगस्त मंथ के लिए वो सही
टाइम में वो फाइल किया है, ठीक है। इट वाज नोटिस इन अक्टूबर 2022 में वो नोटिस कर रहा है कि टैक्स ड्यूज ऑफ द अगस्त मंथ वो क्या कर रहा है, शॉर्ट पेमेंट हुआ है, वो रिटर्न सही से फाइल किया है, बट यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट हुआ है 10,000 का। दिस शॉर्टफॉल 10,000 वो कैसे पेमेंट किया है, कैश लेजर से एंड क्रेडिट लेजर से पेमेंट किया है, जो कि कैश लेजर से 7,500 है एंड क्रेडिट लेजर से 2,500 है रेस्पेक्टिवली। व्हाइल फाइलिंग जीएसटी 3 अक्टूबर मंथ का जब वो फाइल कर रहा था, जीएसटी 3 फाइल्ड 20 नवंबर 2022। एग्जामिन एंड कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल, तो यहाँ पे वो रिटर्न सही डेट में फाइल कर दिया है बट पेमेंट लेट में किया है। जब वो पेमेंट में लेट में पेमेंट करेगा तो वहां पे पूरा टोटल अमाउंट के ऊपर लगेगा, मीन्स यहाँ पे वो लेट में फाइल नहीं किया है, पेमेंट वो लेट में किया है, तो इसलिए पूरा 10,000 के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। अगर यहाँ पे वो लेट में रिटर्न फाइल करता है तो यहाँ पे ओनली 7,500 के ऊपर लगता है, बट हम यहाँ पे पूरा 10,000 के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एंड पीरियड क्या रहेगा, तो पीरियड यहाँ पे अगर देखेंगे ड्यू डेट कब था, तो यहाँ पे ड्यू डेट ये 20 कौन सा मंथ, अगस्त मंथ का था, तो 20 सितंबर 2022 का था, उसका नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा, तो ये रहेगा 21 से रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड नहीं दिया है ना, तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 61 डेज के लिए यहाँ पे बोला है, तो 61 डेज आपका शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा। ये जो 21 सितंबर 2022 से कब वो एक्चुअल पेमेंट किया है, 20 नवंबर 2022, 20 नवंबर 2022, ये पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा, 18% इंटरेस्ट लगेगा एंड अमाउंट रहेगा 10,000। मेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है अमाउंट क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर अमेंडमेंट आया है। उसके बाद व्हाट योर आंसर होगा, अगर वो जीएसटी 3 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वो फाइल कर रहा है बिलेटेडली, अगर यहाँ पे रिटर्न लेट में फाइल कर रहा है, पेमेंट सही से पेमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो उसका अजम्पशन लेगा कि पेमेंट सही में कर दिया है, बट यहाँ पे रिटर्न अगर लेट में पेमेंट किया है मीन्स फाइल किया है, तो वहां पे लग जाएगा 7,500 के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। 7,500 के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7,500 के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, पीरियड भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मुकुंद ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन गुजरात में, मुकुंद ट्रेडर वो रजिस्टर है एंड वो आप कर रहा है फाइलिंग मंथली बेसिस में रिटर्न फाइल करने के लिए, एंड ऑल दी मंथ्स दे फाइल जीएसटी 3 ऑन 18th मंथ ऑफ द एवरी मंथ। तो यहाँ पे वो जो भी रिटर्न फाइल करता है 18th डे ऑफ द मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ का 18 तारीख को वो रिटर्न फाइल कर देता है। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर वो रिटर्न रॉन्गली अवेल कर दिया है, 1.5 लाख का यहाँ पे रॉन्गली अवेल किया है, तो अमेंडमेंट आया है कि अगर आप रॉन्गली भी अवेल करेंगे तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट 18% देना पड़ेगा। रॉन्गली जब अवेल कब करेंगे, मानेंगे कि कब वो रॉन्गली अवेल कर रहा है, तो जब जब उसका बैलेंस रॉन्गली अवेल अमाउंट, अगर उसका जो भी बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो भी बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, उससे अगर कम हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे ये जो रॉन्गली अवेल किया है 1.5 लाख, ये 1.5 लाख से अगर क्लोजिंग बैलेंस कम हो जाएगा तभी उसी मंथ में लग जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, उसी मंथ में इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। एंड रिवर्स कर रहे हैं जनवरी 2023, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कब तक लगेगा, तो यहाँ पे जो भी ड्यू डेट रहेगा, ठीक है, जिस मंथ में वो रॉन्गली अवेल कर रहा है तो उस मंथ का ड्यू डेट या एक्चुअली कब वो रिटर्न फाइल कर रहा है उसी डेट से टिल द डेट ऑफ जब वो रिवर्स कर रहा है उसका ड्यू डेट तक, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर टैक्स कंसल्टेंट ईच ऑफ द व्यू, तो यहाँ पे वो रिवर्स कर रहा है जनवरी मंथ का जब रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो भी टैक्स कंसल्टेंट वो व्यू ले रहा है कि वहां पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट 2022 वो मना कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल इफ एनी, तो आपको यहाँ पे कंप्यूट करना है कोई भी इंटरेस्ट अगर लगेगा। मंथ दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दे दिया है, आईटीसी अवेल कितना है एंड आईटीसी यूटिलाइज कितना हुआ है एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सितंबर मंथ, ठीक है, सितंबर मंथ 2022 में उसका ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख, उसमें से आईटीसी अवेल किया है 2 लाख एंड आईटीसी यूटिलाइज किया है 4 लाख, ठीक है। तो ओपनिंग था इतना, ए पॉइंट है, बी पॉइंट में वो आईटीसी अवेल किया है, तो टोटल 5 लाख हो रहा है, 5 लाख से 4 लाख यूटिलाइज कर दिया है, बैलेंस 1 लाख बच जाता है क्लोजिंग बैलेंस, जो कि डी पॉइंट है। डी पॉइंट कैसे हुआ है, ए पॉइंट जो भी था उसके साथ बी पॉइंट ऐड हो जाता है, उसमें से सी पॉइंट लेस हो जाता है, सिंपल है, वो बन जाता है अक्टूबर मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। उसके बाद वो जो अक्टूबर मंथ में यहाँ बोला है कि अक्टूबर मंथ में टोटल 5 लाख का आईटीसी अवेल किया है, बट उसमें से वो 1.5 लाख का क्या किया है, रॉन्गली यूटिलाइज किया है 1.5 लाख का, ठीक है, रॉन्गली अवेल किया है, यूटिलाइज नहीं अवेल किया है, तो यहाँ पे अवेल किया है 1.5 लाख का है, तो वो टोटल ओपनिंग 1 लाख था, 5 लाख ऐड हुआ है, 3 लाख गया है, तो 3 लाख। तो कब मानेंगे कि वो क्या हुआ है, इंटरेस्ट कब से लगेगा, तो जब ये जो 1.5 लाख से ये जो क्लोजिंग बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है, 1.5 लाख से जब क्लोजिंग बैलेंस कम हो जाएगा उस मंथ से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1.5 लाख से ज्यादा है, तो इसलिए ये मंथ में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद नवंबर मंथ में 3 लाख था, उसके बाद यहाँ पे आईटीसी अवेल हो गया है 2 लाख, ऐड हो जाएगा 5 लाख हो जाता है, उसमें से 4 लाख जब डिडक्ट होता है तो अभी बन जाता है 1 लाख।
तो ये 1.5 लाख से 1 लाख कम हो जाता है, ठीक है, 1.5 लाख से 1 लाख कम हो जाता है। तो इसी मंथ में जो भी नवंबर मंथ में इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट के ऊपर लगेगा, जो भी यहाँ पे रॉन्गली अवेल किया है उसमें से जो भी क्लोजिंग बैलेंस लेस कर देंगे, बैलेंस जो भी 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कौन सा मंथ में, नवंबर मंथ में, ठीक है। उसके बाद वो दिसंबर मंथ में वो आ जाता है 1 लाख आ जाता है, 2.5 लाख इस मंथ में वो आईटी से अवेल कर रहा है, तो टोटल यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है 1.5 लाख, तो बैलेंस 2 लाख बच जाता है। उसके बाद वो इस मंथ में तो नहीं लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जनवरी में 2 लाख ओपनिंग बन जाता है एंड 1 लाख आईटी से अवेल कर रहा है, तो टोटल 3 लाख बन रहा है। 3 लाख से 1.5 लाख वो यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि वो यूटिलाइज कर रहा है जनवरी मंथ में, तो इसलिए हम इस मंथ में यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे कोई नहीं है कि कौन सा मंथ में इसे नहीं लेंगे, जिस मंथ में क्वेश्चन देगा उसी मंथ में आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इस मंथ में क्वेश्चन दिया है तो इसलिए इस मंथ में यूटिलाइज कर देते हैं, तो बैलेंस नील बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इंटरेस्ट लगेगा 50,000 के ऊपर, ठीक है, इंटरेस्ट लग जाएगा 50,000 के ऊपर लग जाएगा इंटरेस्ट। रेट तो रहेगा 18%, बट यहाँ पे कौन सा पीरियड से लगेगा इंटरेस्ट, तो पीरियड शुरू हो जाएगा जिस मंथ में वो रॉन्गली अवेल किया है। तो कौन सा मंथ में वो रॉन्गली अवेल किया है, 1.5 लाख का वो अवेल किया है आपका नवंबर मंथ से मेनली आपका इंटरेस्ट लगेगा। बट नवंबर मंथ का ड्यू डेट देखेंगे तो 18 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू डेट जो भी रहेगा और एक्चुअली जब आप रिटर्न फाइल किया है जो भी अर्लियर होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो रिटर्न पहले से फाइल किया है, ड्यू डेट जो भी रहता है 20 दिसंबर रहता है, बट वो 18 दिसंबर में फाइल किया है, तो ईयर दिन से शुरू हो जाएगा टिल द डेट ऑफ इसका जो भी ड्यू डेट है। तो इसका ड्यू डेट कब रहेगा, फेब का 18 तक लगेगा, ठीक है। तो ये पीरियड से फेब का 18 तक लगेगा, तो ये आ गया 18 दिसंबर से टिल 18 फेब तक। तो यहाँ पे 62 डेज तो टोटल इंटरेस्ट आ जाता है 1529। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि जीएसटीआर प्रीवी फॉर जुलाई 2022 फाइल्ड ऑन 12 अगस्त 2022 में द ग्रॉस लायबिलिटी 14 लाख की ग्रॉस लायबिलिटी एंड आईटीसी 20 लाख है। उसमें से रॉन्गली अवेल किया है आईटीसी 5 लाख ड्यूरिंग जुलाई मंथ में वो अवेल किया है, ठीक है। एंड रिवर्स किया है उसको जीएसटीआर प्रीवी ऑफ द दिसंबर मंथ जो कि फाइल कर रहा है 20 जनवरी 2023 में। देयर वाज नो अदर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अगस्त 2022 टू नवंबर, कोई भी अदर ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो इंटरेस्ट से पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे जो भी रॉन्गली अवेल किया है आईटीसी जो है 5 लाख, वो क्लोजिंग बैलेंस से ज्यादा है क्या, कोई भी मंथ में क्लोजिंग बैलेंस से वो ज्यादा है क्या। अगर क्लोजिंग बैलेंस से ज्यादा होगा जो भी डिफरेंस उसके ऊपर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो जुलाई मंथ में ओपनिंग बैलेंस नील था, वहाँ पे 20 लाख मिल गया आईटीसी क्वेश्चन में दिया है, तो टोटल 20 लाख था, उसमें से 14 लाख यूटिलाइज किया है, बैलेंस बचा है 6 लाख। तो यहाँ पे 5 लाख है रॉन्गली अवेल में 6 लाख से कम है, मींस यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मींस यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद है दिसंबर मंथ में 6 लाख ओपनिंग था, कोई भी आईटीसी नहीं मिला है एंड उसको क्वेश्चन में दिया है कि दिसंबर मंथ में वो रिवर्स किया है, तो इसलिए यहाँ पे 5 लाख बैलेंस 1 लाख बच जाता है। रिवर्स के बाद अगर कम हो जाता है जो भी रॉन्गली अवेल आईटीसी से, उससे कोई मतलब नहीं है, रिवर्स से पहले वो ज्यादा होना चाहिए, जो भी ये रॉन्गली अवेल आईटीसी ज्यादा होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को जाते हैं। व्हाट विल बी योर आंसर इफ रॉन्गली अवेल आईटीसी 7 लाख, तो यहाँ पे हम चेंज कर दिए 7 लाख अगर होगा तो वहाँ पे रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, तो रिमेनिंग क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन सेम है। तो यहाँ पे ओपनिंग नील था, 20 लाख आईटी से आ गया है, बट यहाँ पे रॉन्गली अवेल किया है 7 लाख, रॉन्गली अवेल किया है 7 लाख, 14 लाख है यूटिलाइज किया है, 20 लाख से 14 लाख जाने से 6 लाख बच जाता है, बट यहाँ पे 7 लाख ज्यादा है, यहाँ पे यूटिलाइज किया है 14 लाख एंड यहाँ पे अवेल किया था 7 लाख, क्लोजिंग है 6 लाख, तो ये जो 1 लाख का डिफरेंस है, ठीक है, ये जो 1 लाख का डिफरेंस है ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। एंड इंटरेस्ट कहाँ से शुरू हो जाएगा, ये जो जुलाई मंथ का जो भी ड्यू डेट रहेगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा 20 अगस्त 2022 से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा टिल द रिवर्सल। रिवर्सल कब कर रहा है, दिसंबर मंथ, तो दिसंबर मंथ 6 लाख रिवर्सल कर रहा है, तो उसका ड्यू डेट क्या होगा, तो उसका ड्यू डेट रहेगा जनवरी 20 जनवरी 2023। तो ये पीरियड के लिए इंटरेस्ट लग जाएगा 18% करके एंड 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ उससे पहले क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं जो कि है रिटर्न चैप्टर से शुरू हो जाता है। रिटर्न चैप्टर में एक नया क्लॉज आया था सेक्शन नंबर 38 में, तो उसके रिलेटेड है, ठीक है। पर्टिकुलर दे दिया, अमाउंट दे दिया एंड अमाउंट यहाँ पे टोटल आईटी से आसपास बुक्स का 12 लाख है, उसके बाद आईटी से आसपास जीएसटीआर 2B है, फाइल वैल्यू सप्लायर फाइल किया है 9 लाख, बट यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी क्या हो रहा है, एलिजिबल आईटी हो रहा है 8 लाख। तो जो भी एलिजिबल आईटीसी वो आईटीसी अप्लाई करेगा अंडर सेक्शन नंबर 38, बट उसमें से अगर सप्लायर का कोई भी डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्लॉज ऐड हो गया है, सेक्शन नंबर 38 में क्लॉज ऐड हो गया है जहाँ पे आईटीसी डिसअलाउड हो जाता है एंड रिमेनिंग जो भी आईटीसी उसको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लाख टोटल यहाँ पे 8 लाख था मिलने के लिए, बट यहाँ पे सप्लायर का कुछ डिफॉल्ट रहता है, जैसे न्यूली रजिस्टर्ड सप्लायर बिजनेस किया है तो उसके रिलेटेड डिफॉल्ट है 50,000, तो वो डिडक्ट हो जाएगा 8 लाख से, तो 12 लाख बच जाएगा 7,50,000। उसके बाद सप्लायर वो जीएसटीआर
वन फाइल कर रहा है बट GST 3 भी फाइल नहीं कर रहा है, उसके रिलेटेड है 70,000, तो उसको डिडक्ट कर देंगे, बैलेंस बचेगा 6,80,000। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई लाइबिलिटी इन GST 1 ग्रेटर देन दी लाइबिलिटी ऑफ GST 3, तो GST 1 में ज्यादा दिखा रहा है तो उसके रिलेटेड है 30,000, तो वो डिडक्ट हो जाएगा, 6,50,000 बचेगा। उसके बाद सप्लाई ITC इन GST 3 इज ग्रेटर देन GST 2 में जो भी है उससे GST 3 में ज्यादा दिखा रहा है और सप्लाई ज्यादा दिखा रहा है, तो यहाँ 40,000 का है, उसको डिडक्ट कर देंगे, बैलेंस बचेगा 6,10,000। उसमें से सप्लायर हैड रिसीव डिमांड नोटिस फॉर डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो यहाँ पे डिमांड नोटिस रिसीव करा है फॉर डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए, उसको भी डिडक्ट कर देंगे 90,000, बैलेंस बचेगा 5,40,000। उसके बाद सप्लायर हैड नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन ऑन द रूल नंबर 86B में जो भी कंडीशन है उसको सप्लायर नहीं मान रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, मींस यहाँ पे जो है 99% से ज्यादा वो यूटिलाइज कर रहा है, तो वो 20,000 डिडक्ट होने के बाद 5 लाख जो भी है तो वो आगे कर पाएगा, मींस यहाँ पे टोटल आउट ऑफ 8 लाख वो 5 लाख ओनली वो ले पाएगा, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस चैप्टर देखते हैं। इनवॉइस चैप्टर में एक क्वेश्चन है, तो इनवॉइस चैप्टर में मेनली क्रेडिट नोट का जो भी टाइम लिमिट वो चेंज हो गया है, मैक्सिमम टाइम लिमिट। तो ए लिमिटेड जो कि रजिस्टर सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है एंड वो सप्लाई कर रहा है गुड्स अंडर कवर ऑफ टैक्स इनवॉइस। 20,000 है गुड्स का वैल्यू, 5% है GST, तो 20,000 है गुड्स के लिए एंड 5,000 है GST, तो 5% है, तो 20,000 के ऊपर 5%, तो 1,000 है GST के लिए, तो टोटल अगर देखें 21,000, ठीक है, 21,000 है टोटल वो सेल कर रहा है। टैक्स इनवॉइस डेटेड 30 अगस्त 2022 में टैक्स इनवॉइस है एंड हैज रिपोर्टेड इन द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022 में वो रिपोर्ट कर रहा है, एंड एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वो फाइल कर रहा है, ड्यू डेट में फाइल कर दिया है। व्हाट शैल बी द GST ट्रीटमेंट ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन, GST ट्रीटमेंट क्या होगा, डिस्कस विद कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा, तो मेनली क्रेडिट नोट के बारे में होगा और क्या। गुड्स आर रिटर्न बाय रेसिडेंट इन दिसंबर 2022 में गुड्स रिटर्न कर रहा है रेसिडेंट, एंड सप्लायर रिटर्न फुल अमाउंट ऑफ 21,000 टू द रेसिडेंट, तो यहाँ फुल अमाउंट रेसिडेंट को वो रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे अगर रिटर्न होगा तो वहाँ क्रेडिट नोट इशू होता है अंडर सेक्शन नंबर 24 में, 34 में वो क्रेडिट नोट इशू होता है। क्रेडिट नोट इशू करने का मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा, तो जो भी एनुअल ड्यू डेट रिटर्न का जो भी ड्यू डेट होगा, तो यहाँ पे 22-23 के लिए कोई भी ड्यू डेट नहीं दिया है, तो हम जो भी डिफॉल्ट रेट है 31 दिसंबर 2023 लेंगे, एंड यहाँ पे और एक डेट है आपका जो भी रहेगा, अमेंड डेट हो गया है 30 नवंबर 2023, which is earlier यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम 30 ये earlier है 30 नवंबर 2023 तक मैक्सिमम वो अपील कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए और कंडीशन क्या है, जिसकी मंथ में वो रिटर्न फाइल कर रहा है तो वहाँ पे वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, एडजस्टमेंट करेगा जो भी बेनिफिट है वो एडजस्टमेंट करेगा, जो भी आउटपुट टैक्स का जो भी बेनिफिट है। और एक बात है यहाँ पे जो सप्लायर क्रेडिट नोट कब इशू होगा, अगर सप्लायर वो क्या करता है, इंश्योरेंस अगर पास नहीं किया है, इंश्योरेंस अगर पास नहीं किया है मीन्स तो जो बेनिफिट पास करना चाहिए, मेनली आप याद रखिए जो भी टैक्स का बेनिफिट अगर वो ट्रांसफर कर देता है रेसिडेंट के पास तो वहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे टैक्स के लिए है 1,000 एंड गुड्स के लिए है 40,000, तो टैक्स का वैल्यू भी वो रिटर्न कर देता है रेसिडेंट को, तो यहाँ पे वो इंश्योरेंस पास नहीं कर रहा है, मीन्स इंश्योरेंस अपने पास रखा है बट वो बेनिफिट पास कर देता है, तो यही पे क्या होगा, यही पे क्रेडिट नोट इशू होगा। एंड यहाँ पे कौन सा मंथ में रिटर्न में वो दिखाएगा, दिसंबर मंथ 2022 का रिटर्न में दिखाएगा। प्लस यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे 1,000 का एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है, 1,000 का एडजस्टमेंट करेगा, जो GST का एडजस्टमेंट करेगा, क्रेडिट नोट इशू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है, प्रोविजन के बारे में दे दिया है, और यहाँ पे वही बोला है सप्लायर इशू करेगा क्रेडिट नोट एंड डिक्लेयर करेगा क्रेडिट नोट इन द रिटर्न ऑफ दिसंबर 2022 एंड एडजस्टमेंट करेगा, जो भी रिडक्शन करेगा आपको टैक्स लगी तो 1,000, ठीक करेगा। उसके बाद सेकंड सिचुएशन में दिया है कि गुड्स आर रिटर्न बाय रेसिडेंट दिसंबर 2022 में एंड सप्लाई रिटर्न इन 20,000, तो यहाँ पे ओनली 20,000 रिटर्न कर रहा है, 1,000 रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंश्योरेंस पास कर देता है, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा एंड 1,000 का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। उसके बाद गुड्स आर रिटर्न बाय रेसिडेंट इन जनवरी 2023, सप्लाई रिटर्निंग फुल अमाउंट 21,000 टू द रेसिडेंट, यस यहाँ पे वो जनवरी के लिए 21,000 वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है, मींस यहाँ पे 1,000 भी रिटर्न कर रहा है, पार्सल नहीं कर रहा है, इंश्योरेंस अपने पास रखा है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा 1,000 के लिए। उसके बाद गुड्स आर रिटर्न बाय रेसिडेंट इन जनवरी 2024, आप याद रखिए जनवरी 2024 आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है 30 नवंबर 2023, तो ये पीरियड के बाद है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा, क्रेडिट नोट नहीं इशू करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैक्सिमम टाइम लिमिट के बाद यहाँ पे वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो भी है रिफंड चैप्टर, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। इसमें फॉर्मूला चेंज हो गया है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसिबल ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए आपको मैक्सिमम अमाउंट रिफंड कितना मिलेगा, तो यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट है, तो ITC ऑन इनपुट है 3,30,60,000 एंड इनपुट तो टैक्स जो कि क्रेडिट अवेल और इनपुट सर्विसेज, तो यहाँ पे ओनली इनपुट के लिए हम यहाँ पे लेंगे जो होगा नेट ITC यहाँ पे होगा 3,60,000 एंड टोटल ITC कितना होगा पहले पढ़ लेते हैं। कॉलम नंबर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर टैक्स 5% 30 लाख, तो यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला कॉलम नंबर है 30 लाख।
एंड टर्नओवर ऑफ द अदर सप्लाईज गुड्स 10 लाख। तो यहाँ पे अगर ये है इन्वर्टेड आईडीएस वाला टर्नओवर है, ये है 30 लाख है, एंड टोटल कितना होगा, टोटल होगा 40 लाख है, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल आईटीसी कितना होगा, ये दोनों को मिलाएगा तो टोटल आईटीसी आ जाएगा, तो टोटल आईटीसी आ जाएगा आपका 3,96,000। और एक बात है, यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी फसल के तो टैक्स कितना पेबल होगा, तो ये 30 लाख के ऊपर 5% अगर देखेंगे ये 1.5 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स पेबल है 1.5 लाख। तो हमारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे आपको मैक्सिमम रिफंड कितना चाहिए, तो मैक्सिमम रिफंड के लिए पहले 3,60,000, ये वाला 3,60,000, उसके बाद ऊपर रहेगा 30/40 मीन 30 लाख बाय 40 लाख, माइनस हो जाएगा नेट आईटीसी 3,60,000, उसमें से ऊपर रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी टैक्स पेबल है ये 1.5 लाख, एंड नीचे रहेगा जो भी टोटल आईटीसी है 3,96,000। तो मैक्सिमम रिफंड कैलकुलेशन हो जाएगा। ऑलरेडी हम बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, एंड इसी का जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे तो उसको भी हम अपडेटेड कर दिए थे। उसके बाद सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स एक रजिस्टर सप्लायर इन हरियाणा, वो हरियाणा का है। उसके बाद एंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट, वो टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट वो सप्लाई कर रहा है। गिवन बिलो आर डिटेल ऑफ द टर्नओवर, गिवन बिलो वो डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर दे दिया है, एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट दे दिया है, ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट का एप्लीकेबल जीएसटी रेट दे दिया है। Manufactured by Super Engineering Works is as also ITC अपडेट on input using manufacturer of each final product। तो वो ITC भी अपडेट कर रहा है जो भी input using the manufacturing of the final product, and GST रेट दे दिया है applicable on the same during the tax period दे दिया है GST रेट। तो ये सब दे दिया है, जैसे प्रोडक्ट दे दिया है, टर्नओवर दे दिया है, आउटपुट GST रेट ITC अपडेट एंड इनपुट GST रेट दे दिया है। तो A B C दे दिया है, टर्नओवर दे दिया 5 लाख, 3,50,000 एंड 1 लाख। आउटपुट टैक्स रेट 5%, 5%, 18%, 54,000, 54,000, 10,000, 18%, 18%, 18%। तो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कब लगता है, जब आईटीसी जो इनपुट टैक्स रेट का रेट अगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा आउटपुट रेट से, ठीक है। आउटपुट टैक्स रेट से अगर आईटीसी का रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगेगा। तो ये दोनों सिचुएशन में 5%, 5% है, 18%, तो यहाँ पे आईटीसी का सिचुएशन बनता है, ठीक है, बनता है। आगे देखते हैं, एक्सक्लूडिंग जीएसटी दे दिया है, determine the maximum amount of refund of the all utilized ITC credit that super engineering works is eligible to claim। तो यहाँ मैक्सिमम रिफंड कितना वो क्लेम कर पाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड प्रोडक्ट बी इज नोटिफाइड प्रोडक्ट, तो उसके रिलेटेड रिफंड नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट बी को काट दीजिए, तो प्रोडक्ट बी के रिलेटेड कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे रिफंड कितना मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखें टोटल टर्नओवर देख लेते हैं, ये आपका 5 लाख है आईडीएस वाला टर्नओवर, ठीक है, आईडीएस वाला टर्नओवर है। टोटल टर्नओवर अगर देखेंगे 5 लाख, 3.5 लाख, 1 लाख, 9,50,000 है टोटल टर्नओवर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल आईटीसी देख लेते हैं 54 प्लस 10,000, तो टोटल 1,18,000 आ रहा है, ठीक है, 1,18,000 आ रहा है टोटल आईटीसी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 45,000 लगेगा टैक्स पेबल ऑन आईटीएस, ठीक है। तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं, फॉर्मूला सब कुछ मिल गया है हमको, एंड ओनली हमको कैलकुलेशन करना है। एंड यहाँ पे जो भी नेट आईटीसी है टोटल आईटीसी दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हमको कैलकुलेशन करना है, एंड यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया है। तो चलो हमको टोटल आईटीसी जो भी रिफंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं रिफंड कितना मिलेगा। तो यहाँ पे नेट आईटीसी है ये वाला 1,18,000, ऊपर रहेगा 5 लाख ओनली आईडीएस वाला टर्नओवर, टोटल टर्नओवर 9,50,000, जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद नेट आईटीसी ये रहेगा, आईडीएस वाला टर्नओवर के ऊपर 25,000 मिलेगा, टैक्स देना पड़ेगा, एंड नीचे रहेगा टोटल आईटीसी एंड नेट आईटीसी सेम है। तो 37,105 रुपीज आ जाता है आपका मैक्सिमम रिफंड, ठीक है। उसके बाद है Coilus Global Private Limited supplies various goods in domestic market and international market। तो यहाँ पे वो various goods supply कर रहा है domestic market as well as international market। It is engaged in the both manufacturing and trading of goods। तो वो engaged है manufacturing and trading of goods में। The company is registered under GST in the state of Karnataka। तो वो GST में registered हुआ है in the state of Karnataka। And company exported goods without payment of tax under the letter of undertaking in accordance with the section number 16 of the ID Act, जो कि zero rate में supply। तो यहाँ पे वो पेमेंट नहीं कर रहा है GST, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो मेनली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे जीएसटी नहीं पेमेंट कर रहा है। एंड कंपनी हैज बीन मेड द फॉलोइंग सप्लाई। तो यहाँ पे वो फॉलोइंग सप्लाई मेड किया है, तो 40+ दे दिया है, एंड यहाँ पे ड्यूटी दे दिया है। तो पहला एक्सपोर्ट किया है प्रोडक्ट ए यूके को, ड्यूटी है $10,000, एंड उसका असेसेबल वैल्यू ऑफ कॉस्ट इन इंडियन रुपीज में 7 लाख दिया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन प्रोडक्ट ए एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट फॉर द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर 6 लाख। तो यहाँ पे ये है जीरो रेट सप्लाई, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, बट यहाँ पे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट कर रहा है। जब एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा, ये आपका जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग टैक्स रेट है 5%, 10 लाख है, एंड इनपुट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स टैक्सेबल 18%। मींस यहाँ पे
आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 5%, बट यहाँ पे आईटीसी का रेट है 18%, तो यहाँ पे आईडीएस का सिचुएशन बन रहा है, ठीक है, आईडीएस का सिचुएशन बनता है। उसके बाद है नॉट नोटिफाइड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे नोटिफाइड प्रोडक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलो देखते हैं क्या होगा। तो उसके लिए यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना होगा। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि नेट आईटीसी कितना होगा। तो नेट आईटीसी अगर देखेंगे इसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। इनपुट यहाँ पे दिया है, नीचे दिया है इनपुट, तो देख लेते हैं। तो आईटीसी आपने देखा दिया अबाउट टैक्स पीरियड दे दिया है, तो 40 दे दिया है एंड रुपीज दे दिया है, और इनपुट 3,50,000 नेट आईटीसी, उसमें इंक्लूड है 50,000 फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई, तो उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा, ये इंक्लूड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका बनेगा नेट आईटीसी, ठीक है, ये बनेगा नेट आईटीसी। उसके बाद है कैपिटल गुड्स को तो नहीं मिलता है, एंड यहाँ पे इनपुट सर्विसेज को तो नहीं लेंगे नेट आईटीसी में, एंड यहाँ पे जो 18,000 कैटरिंग आउटपुट कैटरिंग के लिए तो वो नहीं जाएगा, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, 18,000 डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये आपका इसके ऊपर ब्लॉक क्रेडिट बन जाता है। तो ये 2 लाख से अगर 18,000 डिडक्ट करें तो ये बन जाता है 1,82,000, एंड ये आपका जो भी 3,50,000, ये दोनों को मिलाएंगे तो टोटल आईटीसी आ जाएगा, टोटल आईटीसी आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आईटीसी कितना होगा 3,50,000, तो ये आ जाएगा 5,32,000, 5,32,000 आ जाएगा टोटल आईटीसी। उसके बाद टर्न नंबर, टोटल टर्न नंबर चाहिए आईडीएस वाला टर्न नंबर, तो ये तो आपका आईडीएस वाला टर्न नंबर आ जाता है, आईडीएस वाला टर्न नंबर, एंड टोटल टर्न नंबर 10 लाख, 17 लाख, 22 लाख, 6 लाख, तो 28 लाख है टोटल आपके टर्न नंबर, एंड आईडीएस वाला भी आ गया है। ओनली हमको टैक्स पेबल ऑन, ये वाला टैक्स पेबल ऑन आईडीएस टर्न नंबर, तो यहाँ पे 10 लाख के ऊपर अगर 5% देखें तो 50,000 आ जाएगा टैक्स पेबल ऑन आईडीएस वाला टर्न नंबर, तो जो कि हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, जो ऑलरेडी कैलकुलेशन करा होगा, ठीक है, हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे वही रहेगा। नेट आईटीसी होगा 3,50,000, ऊपर रहेगा 10 लाख, नीचे रहेगा 28 लाख, माइनस हो जाएगा 3,50,000, ऊपर रहेगा 50,000, नीचे रहेगा 5,32,000, ठीक है, 5,32,000, ठीक है। और एक है आपका, चलो देख लेते हैं यहाँ पे, और 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ईओयू एक्सक्लूडिंग टैक्स 18% है, आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय द रेसिडेंट, तो आईटीसी जहाँ पे क्लेम करेगा तो वहाँ पे नहीं मिलेगा रिफंड, तो यहाँ पे भी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। सेकंड वाला सिचुएशन में रिफंड मिलेगा, जो कि नेक्स्ट पेज में ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट ऑफ एक्सम सप्लाईज ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ लाइव गुड्स रॉ मटेरियल सप्लाइड है 5 लाख, तो जब यहाँ पे वैल्यू कितना लेंगे, जीरो रेटिंग सप्लाई के लिए वैल्यू क्या लेंगे, तो वैल्यू के लिए लेंगे जो भी रॉ मटेरियल सप्लाइड है उसका 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी उसका वैल्यू है 6 लाख, which is लोड वाला लेंगे। तो 5 लाख का अगर देखेंगे, 5 लाख का अगर देखेंगे तो 1.5 देखेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 लाख और 6 लाख, which is लो, तो यहाँ पे 6 लाख को हम लेंगे जीरो रेटिंग सप्लाई के लिए, और टोटल जो भी टर्नओवर रहेगा 28 लाख, तो यहाँ पे 6 लाख, नीचे रहेगा 28 लाख रहेगा, एंड यहाँ पे आईटीसी कितना रहेगा, आईटीसी ये टोटल रहेगा 5,32,000, 5,32,000, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही दिया है 5,32,000, ऊपर रहेगा 6 लाख, नीचे रहेगा 28 लाख, ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। जॉय एंड कंपनी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है अंडर जीएसटी, जॉय एंड कंपनी एक रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी है, एंड वो एंगेज इन वेविंग ऑफ yarn इनटू फैब्रिक प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे वो एंगेज हुआ है वेविंग yarn को वो फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। नेचर ऑफ वेरियस इंटरेस्ट रेट सप्लाई दे दिया है अप्रैल 2021 में, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई दे दिया है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ फैब्रिक दे दिया है, जहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट है 2.5%, ईच में भी 5% है, जो कि 30 लाख है, एंड इनवर्स सप्लाई ऑफ रायन yarn टैक्स रेट रहेगा 6% जो कि 12%, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आउटवर्ड सप्लाई का रेट रहेगा 5% एंड इनवर्स सप्लाई का रेट रहेगा 12%, मींस यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सिचुएशन एराइज हो रहा है। उसमें इनवर्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोसेसिंग ऑफ yarn, तो ये सर्विसेज आपका नेट आईटीसी में नहीं आएगा, बट टोटल आईटीसी में आ जाएगा। उसके बाद इनवर्स सप्लाई ऑफ मेशिनरी वेविंग प्रोसेस yarn, तो यहाँ मेशिनरी के ऊपर कोई नहीं मिलेगा रिफंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसके ऊपर 5% कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा नेट आईटीसी, एंड इसके ऊपर नहीं ये तो आउटवर्ड सप्लाई, ये आएगा आईडीएस वाला टैक्स, आईडीएस के ऊपर जो भी टैक्स पेबल है इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, आईडीएस के ऊपर जो भी टैक्स पेबल होगा ये कैलकुलेशन हो जाएगा, जो कि 1.5 लाख है, ठीक है, ये होगा 1.5 लाख आईडीएस के ऊपर जो भी टैक्स पेबल है, एंड यहाँ पे 24 लाख के ऊपर 12% देखेंगे, ठीक है, ये होगा नेट आईटीसी, 24 लाख के ऊपर 12%, तो ये आएगा नेट आईटीसी कितना होगा 2,88,000, ये आएगा नेट आईटीसी। टोटल आईटीसी के लिए इसके ऊपर भी टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा 5%, 4 लाख के ऊपर 5%, तो ये आएगा 20,000, ठीक है, ये आएगा 20,000, तो टोटल करेंगे तो टोटल आईटीसी आ जाएगा, जो कि 3,08,000 आ जाएगा टोटल आईटीसी, एंड नेट आईटीसी आएगा ये 2,88,000,
एंड यहाँ पे टर्न ओवर अगर देखेंगे आईडीएस वाला टर्न ओवर 30 लाख है, टोटल टर्न ओवर भी वही 30 लाख, क्योंकि ये सब इनवर्स होता है, टर्न ओवर में नहीं जाएगा, ओनली आईडीएस वाला टर्न ओवर जो भी है टोटल टर्न ओवर वही सब कुछ कैलकुलेशन हो गया है। तो चलो फॉर्मूला में देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेट आईटीसी होगा 2,88,000, ऊपर रहेगा 30, नीचे रहेगा 30, इसके बाद माइनस हो जाएगा 2,88,000 नेट आईटी, ऊपर रहेगा जो भी टैक्स पेबल आईडीएस जो कि 1,50,000, नीचे रहेगा 3,08,000 टोटल आईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, मिस्टर ए हैज फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ ऑल यूटिलाइज्ड आईटीसी। तो यहाँ पे मिस्टर ए वो फाइल कर रहा है एप्लीकेशन फॉर refund of all utilized ITC में refund करने के लिए फाइल कर रहा है। Some of the invoices are appearing in GST way, but 5 invoices are not appearing in GST way। तो यहाँ पे बहुत सारा इन्वॉइस वो सब कुछ क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है GST way, बट 5 इन्वॉइस वो अपीयर नहीं हो रहा है GST way। मिस्टर ए इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन टर्म्स ऑफ द सर्कुलर नंबर 125 by 44 by 2019 GST डेटेड 18 नवंबर 2019 के रिफंड मिल जाएगा। ये सर्कुलर बोल रहा है अगर भी आपका जो भी इन्वॉइस के रिलेटेड अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है GST में, तो वहां पे आपको आईटीसी मिल जाएगा रिफंड, आईटीसी के ऊपर ऑन यूटिलाइज आईटीसी के ऊपर रिफंड मिल जाएगा। बट वहां पे एक कंडीशन है कि जो भी कॉपी है इन्वर्स का कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो भी आईटीसी मिल जाएगा, बट इन्वर्स का कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मिल जाएगा, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट मना कर रहा है कि वो एडमिसिबल नहीं होगा आईटी इन्वर्स के रिलेटेड, क्योंकि वो वहां पे अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसलिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट गलत बोल रहा है, जो भी रिफंड मिल जाएगा अगर वो कॉपी दे देता है एंड आईटी इन्वर्स अपलोड कर देता है सकता है, तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद कॉस्टम को देखते हैं। कॉस्टम का एक चैप्टर है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, गुड्स एट इंपोर्टेड ऑन 10 दिसंबर 2021 में बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है डेटेड वही दिन में विदाउट पेमेंट ऑफ कॉस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे वो कॉस्टम ड्यूटी पेमेंट नहीं किया है 3,80,000 का 10,000 यूनिट के लिए। उसमें से 2,000 यूनिट इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट यूजिंग नोटिफाइड सर्विसेज एंड द सेम वे सोल्ड ऑन 28 मार्च 2022 फॉर 1 लाख। तो यहाँ पे कंसेशनल रेट कब मिलेगा, अगर वो आप इंपोर्ट करके लाते हैं उसको जो भी नोटिफाइड सर्विसेज में अगर एंगेज करेंगे तभी आपको कंसेशनल रेट अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 के लिए कंसेशनल रेट में वो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी लाया था, बट उसमें से वो 2,000 यूटिलाइज नहीं कर पाया। ठीक है, उसको वो सेल कर रहा है 28 मार्च 2022 1 लाख में। एंड एप्लीकेशन फॉर कस्टम ड्यूटी अलोंग विद इंटरेस्ट पेड ऑन 31 मार्च 2022 में वो कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल जो भी है उसको लेकर उसके ऊपर जो 2,000 यूनिट के ऊपर इंटरेस्ट भी पेमेंट करा है 31 मार्च 2022 में। तो यहाँ पे कितना अमाउंट पेमेंट होगा तो आपसे वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले कस्टम ड्यूटी देख लेते हैं कितना होगा 2,000 के लिए। तो टोटल अगर देखेंगे 3,80,000 है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे 3,80,000 है 10,000 यूनिट के लिए। तो 2,000 यूनिट जो की लोकल सेल किया है तो उसके रिलेटेड क्या होगा, तो 3,80,000 ऊपर रहेगा 2,000, नीचे रहेगा 10,000, तो टोटल 76,000 है कस्टम ड्यूटी। उसके बाद ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट देखेंगे क्या लगेगा। तो इंटरेस्ट के लिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कब होगा, 10 दिसंबर होगा। ठीक है, 10 दिसंबर जब वो इम्पोर्ट करके लाया था उसके एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक, जो कि एक्चुअल डेट का वो एक्चुअली पेमेंट करता है 31 मार्च, तो 10 दिसंबर से 31 मार्च तक यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा, यहाँ पे 111 डेज के लिए इंटरेस्ट लग जाएगा। तो कितना होगा 76,000 15% करके 111 डेज के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद what will be your interest rate in the above case if the value of goods original imported is 10 lakh and they are capital goods। अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यू अगर गुड्स तो नहीं होगा कैपिटल गुड्स होगा, तो उसका वैल्यू होगा 10 लाख होगा। मीन्स यहाँ पे नेशनली या कैपिटल गुड्स होगा, गुड्स नहीं रहेगा, नॉर्मल गुड्स इनपुट नहीं रहेगा, यहाँ कैपिटल गुड्स बन जाएगा 10 लाख उसका वैल्यू अगर रहेगा। तो क्या होगा, तो कैपिटल गुड्स के टाइम हमको डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या रहेगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए 4% रहेगा पर क्वार्टर, सेकंड थर्ड ईयर के लिए 3% रहेगा पर क्वार्टर, फोर्थ फिफ्थ ईयर के लिए रहेगा 2.5% पर क्वार्टर, एंड उसके बाद रहेगा क्या रहेगा 2% रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल कॉस्टम ड्यूटी कितना देखेंगे, तो 3,80,000 है कॉस्टम ड्यूटी, वैल्यू होगा 10 लाख। तो 3,80,000 कॉस्टम ड्यूटी लग रहा है 10 लाख के ऊपर, तो मेनली कॉस्टम ड्यूटी लग रहा है 38%। तो हमारे को पता चल गया है कि कॉस्टम ड्यूटी का रेट क्या है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 10 लाख है, 10 लाख से हमको डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो कि डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कब परचेज किया था, वो उसको परचेज किया था, इम्पोर्ट किया था 10 दिसंबर 2021 में, उससे 31 मार्च सेल किया है 28 मार्च 2022। मीन्स यहाँ पे 2 क्वार्टर है, एक क्वार्टर है आपका रहेगा अक्टूबर 2, मीन्स ये आपका शुरू हो जाता है वही डेट से शुरू हो जाता है, अक्टूबर से नहीं होगा आपका ये जो दिसंबर से। ठीक है, दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा एंड अप टू मार्च तक अगर देखें यहाँ पे 2 क्वार्टर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि क्वार्टर के लिए हम उसको क्वार्टर मानेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वार्टर है, तो 2 क्वार्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 4% फर्स्ट ईयर है तो इसलिए 4%, तो यहाँ पे 9,20,000 हो जाता है, क्योंकि 10 लाख से अगर ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू अगर लेस करेंगे, ये हो रहा है 80,000, तो लेस करने से
9,20,000 आ जाता है। उसके बाद है कस्टम ड्यूटी, इसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे 9,20,000 के ऊपर 38% क्योंकि ऊपर हम 38% कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट कितना रहेगा, जो भी ये कैलकुलेशन किए हैं कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर रहेगा 15% एंड वही डेट रहेगा जो भी 111 डेज। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर ए एक केमिकल मैन्युफैक्चरर है। ये एग्जाम का क्वेश्चन पिछले बार आया था। ठीक है, इंपोर्ट कर रहा है एक मशीन फ्रॉम जर्मनी और 12 जनवरी 2019 में इंपोर्ट कर रहा है और 20 लाख में वो इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मिस्टर एक्स एलिजिबल फॉर कंसेशनल रेट, वो एलिजिबल हो जाता है कैपिटल गुड्स के ऊपर इंपोर्टेड बाय हिम, तो एलिजिबल हो जाता है कंसेशनल रेट के लिए। एंड फॉलोइंग इंपोर्टेड गुड्स दे दिया है, क्या क्या दिया है, तो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी के हिसाब से मशीनरी वो कुछ यूज कर रहा है 5 फरवरी से कुछ यूज कर रहा है और फिर अप्रैल 2022, तो ये पीरियड तक ये मैंने रखा है 5 फरवरी से 5 अप्रैल तक। ठीक है, Mr. X wants to clear the machine for home consumption. Having used the machine for the specified purpose, it was imported. तो यहाँ पे मिस्टर एक्स वो क्लियर करना चाहता है फॉर होम कंजम्पशन, जो भी पर्पस के लिए उसको वो लाया था उसके बाद उसको वो होम कंजम्पशन के लिए यूज करना चाहता है, पर्पस ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है। उसका मिस्टर एक्स रिक्वायर टू हेल्प फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्टिंग ड्यूटी, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स वो आपका हेल्प चाहता है कि कॉस्टिंग ड्यूटी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, लाइबल टू पे फॉर सच क्लियरेंस ऑन द रूल नंबर 7 ऑफ कॉसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। कॉसेशनल रेट क्या रहेगा, बेसिक कॉस्टिंग ड्यूटी 5%। ठीक है, कॉसेशनल रेट रहेगा 5% एंड नॉर्मल रेट रहेगा 20%, मींस जो भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, एंड कैलकुलेट दी बेसिक कॉस्टिंग ड्यूटी यहाँ पे पेबल बाय मिस्टर एक्स फॉर क्लियरेंस ऑफ सच कैपिटल गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। अब फिर देखिए क्या रहेगा। ठीक है, इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पे इग्नोर करिए, ओनली आपको कॉस्टिंग ड्यूटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब कुछ प्रोविजन दे दिया है, तो प्रोविजन से हमको ऑलरेडी हम बता चुके हैं एंड डिस्कशन कर चुके हैं, डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स 20 लाख है, उसमें से हमको डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा जो भी 5 फरवरी से 5 अप्रैल तक। आप यहाँ पे याद रखिए, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं लेना पड़ेगा, जब वो परचेज किया था उसी से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मींस जैसे इनकम टैक्स में सैलरी में जैसे कैलकुलेशन करते हैं 5 फरवरी से आपको 31 जनवरी तक 4 क्वार्टर है 5 ईयर का 4% करते हैं। उसके बाद सेकंड ईयर में 5 फरवरी से 31 जनवरी 2021 तक है 4 क्वार्टर है, सेकंड ईयर 3%, थर्ड ईयर 3%, फोर्थ ईयर जो भी आता है 22 में, तो वहाँ पे ओनली 1 क्वार्टर है एंड 2.5%। तो अगर टोटल करेंगे इसको आ जा रहा है 42.5% डेप्रिसिएशन। तो 2 लाख से अगर 42.5% लेस कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 8 लाख रुपए का। तो इसको अगर लेस करेंगे तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ रहा है 11,50,000 एंड नॉर्मल रेट है 20% एंड कंसेशनल रेट है 5%, तो बैलेंस बचता है 15%। तो ये 15% को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा वो आ जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, वो आ जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो जाता है जो भी हम अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन किए हैं। हमारा जो मेन मोटिव था कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कर लीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यहाँ पे अगर ये नोट चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा एंड इसको शेयर करिए फ्रेंड के साथ। ठीक है, आगे वाला वीडियो में हम ट्राई कर रहे हैं कि आरटीटी लाने के लिए आरटीटी एनएलटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।